नमस्कार, मैं धनराज गर्ग और आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी आवाज़ कार्यक्रम लेकर। और आज आपकी आवाज़ कार्यक्रम के तहत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में लगातार हो रही आपदाओं की, क्योंकि लगातार पिछले 10 वर्षों का यदि रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में सबसे अधिक जो आपदाएं हैं वो देखने को मिली हैं, चाहे वो बादल फटने के रूप में हो या फिर भूस्खलन के रूप में हो या अन्य तरह की आपदाएं, चाहे बाढ़ के रूप में हो। लेकिन इन आपदाओं को लेकर किस तरीके के अलग अलग जो तथ्य हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो मुख्य कारण माना जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ का मुख्य कारण माना जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी लगातार उत्तराखंड के अंदर विकास कार्यों पर जोर दे रहे हैं और विकास कार्यों के चलते कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर लगातार जो हरे भरे पेड़ हैं उनको काटने का काम किया जा रहा है। उसके साथ ही पहाड़ों को काट कर कहीं ना कहीं जो रोड है वो बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस पर लोगों का क्या मानना है, आम जनता का क्या मानना है और क्या कुछ मानते हैं कि इसके पीछे क्या मुख्य कारण है, इसके लिए सीधे आपको ले चलते हैं जनता के पास और उनसे ही जानते हैं कि आखिर इस आपदाओं के पीछे क्या कुछ कारण है और सरकार को क्या कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। जी देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि जो देवभूमि उत्तराखंड में इतनी बड़ी तराही आपने आई है, धराली की हम अगर बात कहें तो देखिए ये एक प्राकृतिक हमारा ये जो नुकसान हुआ है ये बहुत ही दुख था। इतने लोगों का नुकसान हुआ, घर बह गए, पूरा का पूरा धराली गांव उसमें समा गया है। लेकिन देखिए सरकार, जहाँ तक सरकार की उम्मीद है सरकार काम करे, लेकिन बीच में आपने भी सुना होगा कि गांव वालों बहुत वहाँ पे आक्रोश उन्होंने दिखाया कि जब उनको 5,000 के चेक दिए गए थे। आप खुद सोचिएगा कि हालांकि ठीक है ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और जिस तरीके से नुकसान हुआ, लेकिन 5,000 का चेक देना मुझे लगता है सरकार का कहीं ना कहीं ये एक फेलियर रहा है, क्योंकि लोग उसमें बहुत नाराज भी थे। क्योंकि 5,000 से देखिए किसी की ज़िंदगी और घर हम नहीं बना सकते, ना हम ज़िंदगी किसी की खरीद सकते। लेकिन ठीक है, आपदा का क्षेत्र है उत्तराखंड, यहाँ आती रहती हैं आपदाएं। पिछले बार भी आपने देखा जब केदारनाथ आपदा आई थी उस समय भी। लेकिन मेरा एक मानना और है यहाँ पे कि आप देखेंगे कि जब यात्राएं रुकती हैं, जब यात्राएं समाप्त होती हैं यहाँ पे 6 महीने के लिए, सरकार उस समय रोडों का काम क्यों नहीं करती, सरकार उस समय क्यों सोई रहती है। और जब जैसे ही सीजन शुरू होने वाला होता है, यात्राएं शुरू होने वाली होती हैं, तब आप देखोगे 1 महीने 2 महीने के जब टाइम रह जाता है उसके बाद यहाँ सड़कें बननी शुरू होती। तो ये कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे मैं कहूँगी कि फेलियर है, क्योंकि 6 महीने आपके पास काम नहीं होता, 6 महीने यात्रा ही हो, तो आप उन रोडों को आप अच्छा बना सकते हो। और जो ये पहाड़ खोद रहे हैं, आप कहते हैं कि देखिए पलायन हो रहा है, पहाड़ खोद खोद के टनल बनाई जा रही हैं, पहाड़ खोद के रोडें चौड़ी हो रही हैं। देखिए कहीं ना कहीं पहाड़ जब हिल रहे हैं तब जाके आपदाएं, पहाड़ जब हिलेंगे, कच्चे होंगे तो आपदा आना स्वाभाविक है। तो यहाँ सरकार बड़ा सवाल ये है कि पिछले 10 सालों की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में सबसे अधिक आपदाएं आई है। चाहे हम हिमाचल की बात कर लें या अन्य राज्यों की, सबसे अधिक कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आपदाएं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? पेड़ों का कटान है या फिर जिस तरीके से अभी धराली की जो आपदा आई उसमें कई शब्द उठते हुए नजर आए, कई सवाल खड़े होते हुए नजर आए। कोई कह रहा था कि बादल फटा है, कोई कह रहा था कि झील फटी है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? देखिए ये सत्य है कि उत्तराखंड के जो सौंदर्य पहले उत्तराखंड हुआ करता था वो आज की डेट में उत्तराखंड है। आप ठीक है, रोजगार की अगर आप बात करेंगे आप उसमें फेलियर हैं। आप उत्तराखंड का जो सौंदर्य है वो हमारे पहाड़ों से, हमारे पेड़ों से है। जगह जगह बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए हैं और आप बड़े बड़े पेड़ों को खोद को आप लोग टनल बना रहे हैं। तो देखिए इससे तो पहाड़ कच्चे होंगे, इससे पहाड़ कच्चे हुए हैं और यही आपदा का मुख्य कारण जो है, ये जो पहाड़ों को खोदा जा रहा है और ये जो पेड़ कटान है, यही सबसे बड़ा कारण है जो आपदाएं हमारे उत्तराखंड में बनी हुई हैं। लेकिन सरकार कहती है कि विकास होगा तो पेड़ भी काटने पड़ेंगे। तो क्या लगता है विकास, पेड़ काटने से विकास हो पाएगा? देखिए ये सरकार की नाकामी है जो कहती है कि पेड़ काटने से विकास होगा। विकास होने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे, आप उत्तराखंड में क्या, आप देहरादून की बात देख लीजिए, कितना ट्रैफिक है उत्तराखंड में। ठीक है, आपको अगर लगता है कि ट्रैफिक के लिए आप कर रहे हैं तो आप फ्लाईओवर दे दीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप रोड चौड़ी करने के लिए आप इतने खूबसूरत पेड़ काट रहे हैं। आप सहस्त्रधारा की बात देखिए ना, सहस्त्रधारा में पूरा इन्होंने बिल्कुल सहस्त्रधारा इन्होंने उजाड़ दिया है। माल देवता की बात करें तो माल देवता में भी अभी यहाँ पे आंदोलन चला कि पेड़ काटने, जब ये पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने नहीं काटने दिए। तो पेड़ काटना, सौंदर्यकरण को बर्बाद करना, ये तो मुझे लगता है कि विकास का कारण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर जिस तरीके से सरकार कहती है कि पेड़ काटते हैं तो विकास कार्य होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं मुख्य कारण जो आपदाओं का है वो सिर्फ यही कारण है
कि लगातार जो पहाड़ हैं उनको काटा जा रहा है, उनको काट कर सुरंगें बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही पेड़ों का कहीं ना कहीं काटना ये भी कहीं ना कहीं मुख्य कारण माना जाता है। लेकिन सरकार पर कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब चारधाम यात्रा चलती है तो उस दौरान ही कहीं ना कहीं सड़कों का काम किया जाता है, तमाम पेड़ काटने का काम किया जाता है। आखिर जिस तरीके से आपने मैडम कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए यहाँ की यात्रा समाप्त हो जाए तो उसके बाद जो सड़कों का काम है वो किया जाए, ताकि यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं आपदाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अभी कहा जा सकता है कि आपदाओं को लेकर पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। आपदाओं में किस तरीके से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहे हैं। आखिर उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि तमाम तरह की जो आपदाएं उत्तराखंड के अंदर हैं, पिछले 10 सालों में देखें तो सबसे अधिक आपदाएं कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर आई हैं। सबसे पहले तो उत्तरकाशी में जो धराली में और हरसिल में जो आपदा, इतनी बड़ी आपदा आई है, उनमें जो लोग गए हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए हम ये कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। और सबसे बड़ी बात है सरकार इसमें बिल्कुल विफल रही है। वहाँ पे आज भी स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, अभी भी लाशें निकल रही हैं और जहाँ तक उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको जो राशि दी जा रही है बिल्कुल ही बहुत ही कम है। जबकि कम से कम राशि जो जिनकी ज़मीनें बही हैं वो कम से कम उनको 2-3 लाख रुपए नाली दिया जाए और जहाँ तक उनको आर्थिक सहायता की कम से कम 25 लाख रुपए उनको आर्थिक सहायता दिया जाए। हम सरकार से यही मांग करते हैं, उनके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। मैडम जिससे देखा जाए कि जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनको कहीं ना कहीं 5,000 रुपये टैग दिया जाए तो कहा जा सकता है कि ऊँट के मुंह में जीरा डालने के बराबर होगा। नहीं, उनको तो अपमान किया जा रहा। सबसे बड़ी बात है 5,000 रुपये होते क्या हैं? कम से कम ये है कि 1 लाख रुपए दें उनको, और जिनकी ज़मीनें बही हैं उनको कम से कम 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए नाली दें। जिनके मकान बहे हैं उनको 25 लाख रुपए, कम से कम 25 लाख रुपए दें, यानी तो उनके मकान बना के दें। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि पिछले 10 सालों में हमने देखा कि उत्तराखंड के अंदर सबसे अधिक कहीं ना कहीं आपदाएं आई हैं। क्या माना जाए कि सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, विकास कार्यों के साथ साथ जो पेड़ कट रहे हैं, तमाम पहाड़ काटे जा रहे हैं, तो क्या वो कारण है या फिर अन्य और कोई कारण मानते हैं? सबसे बड़ा कारण जो ये विकास कार्य हो रहे हैं, पहाड़ काट के जो सड़कें बनाई जा रही है वो सबसे बड़ा कारण है। अभी हमारे जैसे पौड़ी में श्रीनगर जाते हुए तोता घाटी में पूरा पहाड़ नीचे आ गया, उधर कोडियाला में भी पूरा पहाड़ नीचे आ गया। सबसे बड़ा कारण यही है, जो विकास हो रहा है उससे ज़्यादा करके वो विनाश हो रहा है पहाड़ का। सरकार गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात करते हैं, क्योंकि तमाम जगहों से आवाज़ भी उठती है कि गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाई जाए, लेकिन सरकार ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। लेकिन सत्र वहाँ पर किया जाता है, लेकिन जो सड़कें हैं वो सही नहीं होती हैं, तमाम जगहों पर आपदाएं हैं, तो ऐसे में कैसे सत्र वहाँ पर किया जा सकता है? ये सरकार का काम तो खाली विकास में है ही नहीं है, उनका अपना विकास होना चाहिए। जनता को कोई विकास नहीं चाहती, पहाड़ में कोई विकास नहीं कर रही है। आज गैरसैंण जाते हुए इतनी सड़कें खराब हो रखी हैं, खड्डे हो रखे हैं, चाहे आप हरिद्वार चले जाओ, चाहे बिहारीगढ़ जाओ, पूरी सड़कें खड्डे हो रखे हैं। और खाली नाम में भ्रष्टाचार चरम में, जो लिपा पोती सड़कों में हो रही है, पेच का काम हो रहा है, ये टल्लों को सड़कें कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा में पीडब्ल्यूडी द्वारा, सरकार द्वारा किया जा रहा है। यानी कहा जा सकता है कि सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें नजर आ रही हैं। हाँ, कन्फर्म सरकार खड्डों में है। टोटल कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, खड्डे पूरे पहाड़ में, प्लेन में पूरे सड़कों की स्थिति बड़ी ख़राब है। पीडब्ल्यूडी द्वारा इसमें चरम सीमा में भ्रष्टाचार, इसकी जांच हम ये भी मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो एक हज़ारों करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं, तारकोल के बरसात के टाइम में तारकोल टाइल लगाई जा रही है, सब बह जा रही है। वो करते इसी टाइम है, और तुमने इससे पहले क्यों नहीं करते थे विकास कार्य? उससे पहले मैंने सड़कें बनाओ, खाली बरसात के टाइम में करते हैं, जिससे कि ये लिपा पोती जाए। उसका हम कह देंगे भी ऑडिट होगा, ये इसका ऑडिट ही नहीं होता, ये बहगी सड़कें। इसमें चरम सीमा में भ्रष्टाचार साबित होता है इससे। बिल्कुल कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि ये आज की स्थिति यदि उत्तराखंड के पहाड़ों की देखें या फिर प्लेन की देखें या मैदानों की देखें, तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे इस कदर हैं कि जो गाड़ी के पहिए हैं वो पूरे उसमें डूब जाते हैं, और इस तरीके से पानी उन गड्ढों में भर जाता है कि आने जाने वाले यात्रियों को या कहा जाए पर्यटकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जिसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो सवाल जा रहे हैं वो सीधा भ्रष्टाचार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जाता है जो
सड़कें बनाई जाती हैं उनका ऑडिट नहीं होता, और ऑडिट ना होने के कारण कहीं ना कहीं जब उनका ऑडिट कई सालों बाद होता है तो कहीं ना कहीं वो सड़कें गायब मिलती हैं, और सिर्फ उनके पास एक बहाना होता है कि जो सड़कें बनाई थी वो बह गई हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा और इस पर भ्रष्टाचार पर लगाम जरूर लगानी होगी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, लेकिन इस तरह की सरकार यदि चलेगी तो क्या जीरो टॉलरेंस सही कहना सही होगा या गलत होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी देखिएगा कि लगातार जो पहाड़ों के हालात हैं वो कहीं ना कहीं बद से बदतर नजर आ रहे हैं। यदि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो उत्तराखंड के अंदर सबसे अधिक आपदाएं देखने को मिली हैं, बादल फटने के मामले हों या फिर बाढ़ आने के मामले हों। लेकिन वहीं देखिएगा कि यदि हम पड़ोसी राज्यों की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, वहाँ पर इतने मामले नहीं देखने को मिले हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, विशेषज्ञ अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं अपना बयान देते हैं। लेकिन वहीं देखिएगा कि कुछ लोगों का मानना है कि जो विकास कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं उनके द्वारा विकास कार्य के नाम पर कहीं ना कहीं पेड़ों का कटान किया जाता है, तमाम जो सड़कें हैं उनको काटकर अलग रास्ता बनाया जाता है, या फिर नदियों को जो कहा जाए कि जो धार है नदियों की वो कहीं ना कहीं बदलने का काम किया जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसके जानने के लिए हम बात करेंगे। मैम, जिस तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड में लगातार आपदाएं आई हैं, पिछले 10 सालों की यदि बात करें, रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो सबसे अधिक आपदाएं उत्तराखंड के अंदर आई, तो क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? देखिए, इसका कारण, मुख्य कारण है अनप्लान्ड जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी हम तैयार करते हैं। हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है, हम सिर्फ एक होड़ है यहाँ पर। अगर मैं अभी करंटली जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उनकी बात करूँ तो एक होड़ लेने का जो एक कंपटीशन है कि कौन किसका श्रेय लेगा, ये भाजपा के अंदर है। आप देखिए, ऑल वेदर रोड जो भारतीय जनता पार्टी जिसे ऑल वेदर रोड कह रही है, वो 4 धाम यात्रा संपर्क मार्ग कांग्रेस पार्टी की देन है, जो बन के कंप्लीट हो चुकी थी, जिस पे आराम से आवाजाही हो रही थी। और आपने देखा केदारनाथ आपदा के बाद और अच्छे से सुचारू रूप से उसको सुव्यवस्थित किया गया था और 4 धाम यात्रा चल रही थी। ऑल वेदर रोड के नाम पे सिर्फ आपने चौड़ीकरण का कार्य किया है, वो भी कुछ जगहों पे। अब हुआ ये कि जब कुछ जगहों पे आप चौड़ीकरण कर रहे हैं और जो आप जो है पहाड़ को काटने का कार्य कर रहे हैं, पहाड़ को पहले पहाड़ काटे जाते थे, छेनी और हथौड़ा से तोड़े जाते थे, उसके बाद हुआ कि जेसीबी हटा करके उनको हटाया जाता। आज बड़े बड़े आप उसमें विस्फोट करके उसे तोड़ रहे हैं। तो एक जगह पहाड़ टूटता है, लेकिन वो अपने साथ जो कंपन उसका पैदा होता है वो दूसरी जगह दूसरे पहाड़ को कमज़ोर करता है। हमारे हिमालयन रीजन के पहाड़ हैं, और ये बात कई बार पर्यावरणविद भी कह चुके हैं, क्योंकि मैं खुद जो है इन्वायरमेंट लॉ पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं ये बात दावे से कहती हूँ कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो हिमालय रीजन है, वो अभी यंग माउंटेन्स हैं, और यंग माउंटेन्स में इस तरीके की घटनाएं होती हैं अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे। ये आपके सामने एग्जाम्पल हो गया। सहस्त्रधारा आपने पूरी पेड़ काट दिए, हज़ारों की संख्या में सालों पुराने पेड़ काट दिए। क्यों? आपने कहा 6 लेन हम रोड बनाएंगे। आज सहस्त्रधारा की रोड की क्या स्थिति है? आज 4 घंटे की बारिश में वहाँ पे गड्ढा है या सड़क है, ये पता नहीं चलता। IT पार्क में अभी 4 दिन पहले आपने देखा नदी में तब्दील हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अलकनंदा देहरादून में बह रही है, लोगों की गाड़ियाँ बह गई। कुछ लोगों को जो है बहने से लोगों ने वहाँ जो खड़े थे वो बचाया। तो अनप्लान डेवलपमेंट और डेवलपमेंट का जो श्रेय है उसको लेने की जो होड़ है भारतीय जनता पार्टी में, आज भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का जो नतीजा है वो प्रदेश की जो जनता है वो भुगतने का जो है कार्य कर रही है। लेकिन देखा जाए कि जब आपदाएं आती हैं तो आपदाओं के बाद जो आपदा लोग होते हैं जिन पर आपदा की कहा जाए कि एक मार पड़ती है, उनको 5-5 हज़ार रुपये का चेक देने का काम सरकार करती है। तो क्या लगता है वो 5 हज़ार रुपये उनके लिए काफ़ी हैं? बिल्कुल, इसी बात पे आज हमारे वरिष्ठ नेता माननीय हरक सिंह रावत जी की प्रेस थी। उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि जिस तरीके से केदारनाथ आपदा के बाद केंद्र में यूपीए की सरकार थी, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उनके साथ मिलकर के प्रदेश की सरकार ने जो विक्टिम्स थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने का कार्य किया गया। कई जो है जो शासनादेश थे उनमें संशोधन करने का भी कार्य किया गया। इसी तरीके से आज ये डिमांड की गई है प्रदेश सरकार से कि ये 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये से जो जिस व्यक्ति ने अपनों को खोया है, एक घर में कमाने वाला अगर इकलौता व्यक्ति है वो चला गया है, उसके लिए 4 लाख रुपए कुछ नहीं, महज आप उसके जख्मों पे नमक छिड़कने का कार्य कर रहे हैं। तो इसको बढ़ा के 25 लाख रुपए किया जाए। जो घायल हो चुका है उसका पूरा का पूरा इलाज केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है मिलके करे। जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, घर खो दिया, कपड़े खो दिए, बर्तन खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया, उनके साथ आप मजाक कर रहे हैं 3,000 4,000 रुपए दे करके। तो मुझे लगता है सरकार को अब थोड़ा अपना मानवीय चेहरा
दिखाना चाहिए। और धराली आपदा में आज 14 दिन हो चुके हैं, आप देखिए आज भी सड़कें टूटी हुई हैं और सरकार वाहवाही लूट रही थी तीसरे ही दिन। वो तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने सच्चाई सरकार की पोल खोलने का कार्य किया, जब वो जो है जब वो नदी में तैरते हुए और पहाड़ों पे चलते हुए धराली उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहुंचने का कार्य किया। सड़क अभी भी टूटी है, आप देखिए हाईवेज टूटे हुए हैं, किस तरीके से आज भी नदी का जो बहाव है वो उफान पे है। सरकार कुछ नहीं करती, सरकार आंकड़ों का खेल खेलती है। अगर हम आज सरकार से ये पूछें कि आप बताइए कितने लोग जो है अभी भी मिसिंग हैं, क्योंकि उनके परिवारजन उन्हें ढूंढ रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया है, तो ये फिर कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को सबूत चाहिए। हमें सबूत नहीं, ये जनता की बात है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है, जब जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे हम आपको याद दिलाएंगे कि ये आपके कर्तव्य हैं। तो सरकार आज आपदा प्रबंधन में पूर्णतः विफल साबित हुई है। मुख्यमंत्री जी जिनके पास 40 से ज़्यादा विभाग हैं, उनके पास समय नहीं है, उनके पास इतना महत्वपूर्ण विभाग होना ये दर्शा रहा है कि आपदा प्रबंधन के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है या नहीं। तो बिल्कुल ये जो अभी बात हुई कि आपदा प्रबंधन विभाग एक ऐसे मंत्री के पास होना चाहिए जो एक स्ट्रांग व्यक्ति हो और अच्छे से जो है आपदा प्रबंधन को मैनेज कर सके, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड की बात मैं करूं, हिमाचल की बात करूं, कश्मीर की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों की बात करूं, हम आपदा की जो तर्ज पे देखें तो सबसे सेंसिटिव जोन में रहते हैं। और आपदा प्रबंधन एक ऐसी चीज़ है जो त्वरित कार्रवाई अगर नहीं होगी तो हम जान माल का नुकसान जो हमें लगता है काफ़ी संख्या में हमारे लोगों को होता है। कहीं ना कहीं सरकार एक तरीके से कहा जाए कि जनता के साथ कहीं ना कहीं मजाक करने का काम कर रही है, या फिर कहा जाए उनका अपमान करने का काम कर रही है, क्योंकि जो जिनका सब कुछ चला गया, यानी कि उनका घर चला गया, उनकी माँ बहन चली गई, उनका पिता चले गए, किसी का बेटा चला गया, तो उसके लिए 5,000 या 1 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो कहीं ना कहीं उनके मर्रों पर जख्मों पर मर्रम का काम नहीं कर सकते हैं। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं आज सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि चारधाम यात्रा जब चलती है तो तभी सरकार को सड़कों की याद आती है, क्योंकि देखा जाए कि तमाम जो सड़कें बनाई जाती हैं वो उसी टाइम पे बनाई जाती हैं जब चारधाम यात्रा शुरू होती है। आखिर सरकार उन सड़कों को तब क्यों नहीं बनाती जब चारधाम यात्रा बंद होती है 6 महीने के लिए, उस समय क्यों नहीं करती? मैम, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब चारधाम यात्रा चलती है तो कहीं ना कहीं वहाँ की सड़कों की याद आती है, तमाम जो विकास कार्य हैं उनकी याद आती है, तमाम कार्य करने के काम करती है, जिससे कई जगहों पर देखा गया कि जाम की स्थिति भी पैदा होती है। तो सरकार को ऐसा क्या है कि उस टाइम में याद क्यों नहीं आती जब चारधाम यात्रा बंद होती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जब चारधाम यात्रा शुरू होती है उससे महीनों भर पहले हम सरकार से ये निवेदन और अनुरोध करने लगते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा देवभूमि के मान की बात है, हमारे सम्मान की बात है, हमारे साख से जुड़ी हुई है। पूरे विश्व से करोड़ों लोग जो है चारधाम यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनती। वही बात होती है कि जब सवाल करिए तो मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ले ली, मुख्यमंत्री जी ने बैठक ले ली, अधिकारियों को निर्देश दे दिए, संदेश दे दिया, लेकिन वो कार्य धरातल पर नहीं होता है। जब चारधाम यात्रा शुरू हो जाती है उसका भीड़ मैनेजमेंट भी सरकार नहीं कर पाती है कि कितने लोग ऋषिकेश से जाएंगे, कितने लोग दर्शन करके वापस आएंगे, तो यहाँ से एक खेप को निकाला जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, जब सड़कें बाधित होती हैं, मानसून भी बीच में आता है, तब सरकार को याद आती है कि ये सड़क हमें मरम्मत करनी थी, ये पुल का हमें मरम्मत करना था। उससे जो चारधाम यात्रा है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक ट्रेंड और भी बड़ा चला है, मैं आपको बताऊं, अभी तक लगता था कि ये सिर्फ प्लेन्स की बात है, तराई क्षेत्र की बात है, देहरादून हल्द्वानी की बात है, लेकिन ये पहाड़ों पर भी ये कितनी गंदी जो टैक्टिक है ये सरकार कर रही है। पहले सड़क बनती थी तो सड़क को खोदा जाता था, उसके बाद पूरी बनाई जाती थी, जिससे कि सड़क ऊंची ना हो और अच्छे से लगी रहे। आज क्या होता है, टूटी सड़क के ऊपर सड़क बना दी जाती है, एक परत चढ़ा दी जाती है, जिससे पहाड़ों पर खासकर अगर एक सड़क इतनी ऊंची है उसके ऊपर आप परत चढ़ा देंगे वो 6 इंच की हो जाती है, उससे सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट का खतरा होता है। लेकिन सरकार को क्योंकि जितनी बार आप कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे उतनी बार सरकार का कमीशन तय है, और ये कोई नई बात नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसके कई उदाहरण जो है पिछले 8.5 सालों से जनता के सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपदाएं उत्तराखंड के अंदर आई हैं उसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि सरकार ही कहीं ना कहीं इन आपदाओं की जिम्मेदार होती है, क्योंकि सरकार एक ऐसा उपक्रम है कि कहीं ना कहीं सरकार को ही पूरा प्रदेश देखना होता है और सरकार के हाथों में ही पूरा प्रदेश होता है, और उसी की जिम्मेदारी होती है कि लोगों की सुरक्षा भी करे, जान माल की रक्षा भी करे। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर पिछले 10 सालों में आपदाएं बढ़ी हैं, इसका मुख्य कारण निकल कर सामने आ रहा है कि जो विकास कार्य किए जा रहे
रहे हैं, विकास कार्यों के नाम पर कहीं ना कहीं जो पहाड़ हैं वो खोदे जा रहे हैं, उसके साथ ही जो पेड़ हैं उनको भी काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना मुख्य कारण बताया जा रहा है। क्योंकि चाहे हम पर्यावरणविद की बात करें या विशेषज्ञों की बात करें, उनका भी यही मानना है कि जिस तरीके से प्रकृति के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही है तो उसी से कहीं ना कहीं इस तरह की आपदाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को ठोस कदम जरूर उठाना होगा। और जिस तरीके से मांग लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या फिर अन्य लोग हों, वो यही मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनको जो मुआवजा 5,000 रुपये दिया जाता है उसको बंद करना चाहिए, या तो सरकार उसको मुआवजा ही ना दे, क्योंकि 5,000 रुपये मुआवजा देकर कहीं ना कहीं उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम सरकार करती है, या फिर उस मुआवजे को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए। इस तरह की मांग तमाम जगह से उठती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी, क्या उस मुआवजे को बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, ये तो आने वाली समय बता पाएगा। लेकिन अभी देखा जाए कि तमाम जो आपदाएं आ रही हैं उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को एक ठोस कदम जरूर उठाना होगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।